नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए सबसे पहले खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद की, जहां के अंकुर विहार इलाके में एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में एक अपराधी ढेर हो गया है। दरअसल यहां हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस की टीम को पिस्टल दिखाकर बदमाश मन्नू उर्फ सोहेल को छुड़ा लिया गया। इसके बाद जब घटनास्थल पर गाजियाबाद पुलिस की टीम पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इसमें एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए। हेड कांस्टेबल के कंधे में गोली लगी है। पुलिस ने इसके बाद बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाश मन्नू के भतीजे को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान उसकी पिस्टल लोडेड थी और पिस्टल छुड़ाने के प्रयास में गोली चल गई। मौका देखकर मुख्य आरोपी मन्नू वहां से फरार हो गया, लेकिन लोडेड पिस्टल से निकली गोली आरोपी रेहान की जांघ पर लग गई। इसके बाद हेड कांस्टेबल और आरोपी रेहान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रेहान की मौत हो गई है। तो ये एनकाउंटर जिसमें रेहान की मौत हो गई है, एक बदमाश ढेर हो चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हुआ है। बड़ा ऑपरेशन आप कह सकते हैं पुलिस का ये। यहाँ पर हिस्ट्री शीटर बदमाश, इसको पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। और देखिए, बड़ी बात यह है कि पिस्टल दिखाकर बदमाश मन्नू उर्फ सोहेल को पकड़ छुड़ा लिया गया। इसके बाद जब घटनास्थल पर गाजियाबाद पुलिस की टीम पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक हेड कांस्टेबल घायल भी हुए हैं। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एनकाउंटर के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और जो बदमाश ढेर हुआ है उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। अमित राणा और जानकारी देंगे। अमित राणा, ये बड़ा ऑपरेशन पुलिस का, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। किस तरह से इस बदमाश को ढेर किया गया एनकाउंटर में? क्षेत्र का है, जहां दिल्ली की पुलिस एक बदमाश को पकड़ने की आई थी और मौके का फायदा उठाकर वहां उसके परिजनों ने उसको वहां से भगा दिया। इस दौरान जो आरोपी बदमाश था, उसका भतीजा रेहान, वहां फायरिंग की गई और एक गोली उसको लगी है, उसकी जान में लगी। वहीं दूसरी ओर जो बदमाशों की गोली फायरिंग की गई थी, उसमें एक गोली कांस्टेबल के कंधे को छूती हुई निकली है। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आरोपी रेहान की इलाज के दौरान मौत हुई। डॉक्टर का कहना यह है कि अधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हुई है। वहीं जो घायल सिपाही है, उसका इलाज चल रहा है। गनीमत की बात यह है कि सिपाही की जान को कोई ऐसा खतरा है नहीं। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जो अन्य और अपराधी हैं इसमें शामिल हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की 3 अलग अलग टीमें गठित भी कर दी गई हैं। शुक्रिया आपका अमित राणा जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते बात करते हैं आज के सबसे बड़े मुकाबले की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल्स आज खेला जाएगा। इसको लेकर करोड़ों क्रिकेट फैंस का जोश हाई है। भारतीय टीम की जीत की दुआ कर रहे हैं यहां पर फैंस। फाइनल मैच बारबाडोस में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड और दूसरी ओर अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल्स में जगह बनाई है। अब दोनों के बीच में, साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में आज ये फाइनल भिड़ंत होने वाली है। खिताबी भिड़ंत आप कहिए इसको, जो कि आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दें आपको, इससे पहले भारत ने 2007 में पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2014 के फाइनल्स में भी जगह बनाई थी, जबकि साउथ अफ्रीका पहली बार किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। T20 रैंकिंग की बात करें तो भारत अभी टॉप पर है और दक्षिण अफ्रीका 5वें स्थान पर है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो T20 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड भारत के मुकाबले बहुत बेहतर नहीं है। टीम इंडिया नंबर 1 पर है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका 6 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें से 4 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि अफ्रीकी टीम भारत को सिर्फ 2 बार मात दे सकी है। लेकिन आज का महामुकाबला बहुत ही रोमांच से भरा रहने वाला है। दिलचस्प मुकाबला जो रात 8 बजे शुरू होगा भारत के समय के अनुसार। और अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्कूली बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं। ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर, स्टेशनरी और स्कूल बैग खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। यूपी सरकार की तरफ से छात्रों को, सभी छात्र छात्राओं को 1200 रुपये उनके माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते में आज ट्रांसफर हो जाएंगे। इस मौके पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की कई अहम योजनाओं और लोकार्पण और शिलान्यास होगा। राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में सुबह 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बनी टीम ने रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट के बाद चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं पर एक्शन की भी तैयारी है। न्यूज 18 के पास यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारी है। दोस्तों, खबर है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 100 विधायकों के टिकट तक कट सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कई विधायकों की निष्क्रियता देखने को मिली थी। ऐसे में विधायकों को ब्यौरा अब उनका तैयार कर लिया गया है। एक नजर डाल लेते हैं ऐसे ही कुछ लोकसभा सीटों पर जहां बीजेपी के विधायक और मंत्री तो थे, लेकिन अपनी विधानसभा सीट भी नहीं जीत पाए। देखिए रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी ने जैसा सोचा था, रिजल्ट वैसा नहीं रहा। मिशन 80 में जुटी बीजेपी ने सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया था, लेकिन बीजेपी महज 33 सीट पर ही सिमट कर रह गई। अब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने खराब प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी है। इससे जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 को मिली है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिन विधायकों ने भीतरघात किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी की स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट आई। प्रदेश नेतृत्व को सौंपी गई समीक्षा रिपोर्ट। 100 विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी। भीतरघात करने वालों पर 2027 में एक्शन। लोकसभा चुनाव में दिखी विधायकों की निष्क्रियता। ऐसे विधायकों का ब्यौरा तैयार किया गया। खबर है कि लोकसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले बीजेपी विधायक भी रडार पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 100 बीजेपी विधायकों के टिकट कटने के आसार हैं। जातीय समीकरण पक्ष में होने के बावजूद कई विधायक अपनी ही सीट नहीं जीत पाए। हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी न्यूज 18 के पास में है। इसमें जो एक बिंदु है हार की जो वजह है, उसमें यह भी सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने बेहतर तरीके से काम नहीं किया, भीतरघात किया और वो निष्क्रिय रहे और उन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी की करारी हार हुई। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व गंभीर है और ऐसे विधायकों की सूची पूरी तरीके से तैयार कर रहा है और उसमें यह तय माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा विधायकों के उत्तर प्रदेश में 2027 में टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में बीजेपी ने करीब 80 विधायकों के टिकट काटे थे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया था। कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे विधायकों का पार्टी ने पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। दावा है कि साल 2027 के चुनाव में इन बातों को ध्यान में रखकर ही पार्टी टिकट बांटेगी। चुनाव में भीतरघात को लेकर प्रत्याशियों ने भी आवाज मुखर की थी। सर्व समाज का हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। 4,85,000 के आसपास वोट मिला। जब सब देते हैं वोट तभी मिलता है इतना वोट। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सावधान रहना। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में कम सीटें मिलने पर बीजेपी ने समीक्षा के लिए स्पेशल 40 टीमें बनाई थी, जिसमें हारने वाली लोकसभा सीटों पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके साथ ही कम वोट मिलने वाले जिलों में भी ये इस टीम ने समीक्षा की है। जमीन पर उतरकर बीजेपी की स्पेशल 40 ने सच जानने की कोशिश की है। इनमें कई मंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, यानी कि जो विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है बुरी तरीके से। ऐसे लोगों का आगामी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें मंत्रिमंडल से भी पत्ता कट सकता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और आइए बात करते हैं मौसम की। देखिए मेरी तस्वीर जो आप पीछे देख रहे हैं ये नोएडा के मौसम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हाल बहुत बुरा है।
दिल्ली में मौसम की पहली बारिश का असर पूरे देश के टॉप अस्पतालों में गिने जाने वाले एम्स पर भी पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल की, और आपको वो नोटिस भी दिखा रहे हैं जो चौंकाने वाला है। देखिए, देश भर से आने वाले मरीजों का इलाज करने वाला एम्स खुद ही बीमार पड़ गया। भारी बारिश के बाद दिल्ली एम्स परिसर की लिफ्ट लॉबी में पानी भर गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एम्स की लिफ्ट लॉबी में किस तरह से पानी भरा हुआ है लबालब। इससे मरीजों को भारी दिक्कत हुई है। मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने में कितनी दिक्कत हुई है ये ऑफिस स्टाफ ही जानता है। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि तेज बारिश से एम्स में कागजात पर भी असर पड़ा है। भारी बारिश के बाद छतों से पानी लीक होने और एसी बंद होने की वजह से कल यानी कि शुक्रवार को दिल्ली एम्स में सभी ऑपरेशन थिएटर्स बंद रहे। एम्स के इमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं किए जा सके। मरीजों को सफदरजंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया है। दिल्ली किस तरह से कल डूबी हुई थी वो एक तरफ, लेकिन जो एम्स की बुरी हालत हो रखी है भारी बारिश के चलते वो एक तरफ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अंदर अस्पताल के प्रशासन की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ रिसेप्शन एरिया हो गया बल्कि लिफ्ट में भी पानी भरा हुआ है। ना लिफ्टें चली हैं, ना ऑपरेशन थिएटर में काम किया गया है। बुरा हाल कल एम्स अस्पताल का। और वहीं आप आपको बताएं कि हरदोई में 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। ये पूरा शहर जलमग्न हो गया। जगह जगह पर जलभराव से राहगीरों की भारी परेशानी वाले चेहरों को साफ देखा जा सकता था। उनको परेशानी हुई है। जिन लोगों के वहां घर हैं, दुकानें हैं, ना वो अपने घर में घुस पा रहे थे, ना दुकानों से बाहर निकल पा रहे थे। जनजीवन पूरी तरह से कल हरदोई में अस्त व्यस्त रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक नालों की सफाई समय से ना होने के चलते हल्की सी बारिश में ही शहर तालाब में तब्दील हो गया। दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी लोगों के घरों के लेवल को नीचा बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बीस मिनट की बारिश में आप देख सकते हैं कि पूरा जो मतलब एरिया है यहाँ का वो जलमग्न हो चुका है एक ही बारिश में, और कुछ ही देर बारिश हुई है। अब ये देखिए कि यहाँ से लेके चाहे आम आदमी हो, चाहे नगर मजिस्ट्रेट का बंगला हो, चाहे एडिशनल एसपी का बंगला हो, यहाँ पे सब अधिकारी रहते हैं। जब यहाँ की हालत है तो पूरे शहर की क्या हालत होगी आपको समझिए। अब ये समझ लीजिए कि नगर पालिका प्रशासन की कितनी लापरवाही है कि नाले चौक हो जाते हैं, यहाँ पे कतई सफाई नहीं करते हैं। चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे 2 महीने हो जाए, कतई नहीं आते हैं यहाँ। आज जो बारिश हुई है वो अचानक इतनी तेज बारिश हुई है, जो छोटे छोटे नाले हैं ना नालियां हैं उनका बहाव के लिए जगह इतनी नहीं है कि वो पूरा पानी एक साथ निकल सके। इसलिए पानी निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही पानी निकलता है तो गैंग लगा करके पुनः सफाई करा के। और आइए बढ़ते आगे, अयोध्या आपको लिए चलते हैं जहां पर रामपथ निर्माण में लापरवाही पर एक्शन हुआ है। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल और असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पर यह कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने यह कार्रवाई की है। बता दें आपको कि अयोध्या में रामपथ धंसने का मामला सामने आया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एमएलए बेदीराम के वीडियो की जांच शुरू हो गई है। इस वीडियो में कई विभागों में भर्ती कराने को लेकर जो चर्चा हो रही है, अब सोर्सेस के मुताबिक गाजीपुर पुलिस कर रही है इस वीडियो की सच्चाई की जांच की पूरी तहकीकात। बेदीराम जक्सनिया सीट से एसबी से एमएलए हैं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट हादसे के बाद सरकार एक्शन में है। सरकार ने सभी हवाई अड्डों के निरीक्षण के निर्माण जारी कर दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री की बैठक में फैसला लिया गया है। अगले 5 दिन में हवाई अड्डों के निरीक्षण के निर्देश दे दिए गए हैं। देश के सभी एयरपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट मांगी गई है।
तो ये कल जो तस्वीरें आई, भयावह तस्वीरें थी। दिल्ली एयरपोर्ट में जो छत गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जान गंवा दी है। अब इस पूरे मामले पर समीक्षा तो की ही जानी है। जबलपुर अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे, जिसका शंखनाद हो गया है और जम्मू से निकला है कल श्रद्धालुओं का पहला जत्था। आज अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वाला है जत्था। श्रद्धालु बालटाल से रवाना हो गए हैं। कोई घोड़े पर तो कोई पालकी पर यात्रा के लिए निकल गया है। लगभग 13 किलोमीटर लंबी यात्रा करके वो अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज ही बाबा बर्फानी के पहले दर्शन होंगे। बम बम भोले। और यहाँ के लोकल प्रशासन का, लोकल पुलिस और लोकल जितने भी यहाँ के वासिंदे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है। अच्छा टेंट, अच्छा खान पान, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम पहलगाम से जा रहे हैं सर। चंदनवाड़ी जाएंगे सर हम जी, और बालटाल से उतरेंगे हम। ये बताइए कि कितनी उत्साह हो रही है कि बाबा के हमें बहुत इच्छा है बाबा जी की, बहुत प्यार से बुलाते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं और हमें बहुत उत्साह होती है। बाबा जी दरबार खुलते बहुत अच्छा लगता है। बेचैनी तो सबको रहती है, इतनी मुश्किलों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बेचैनी तो रहेगी ही। लेकिन बस अब ये है कि जल्दी से पहुँचे और दर्शन हो जाए बाबा की। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुत बढ़िया है। अभी तो फर्स्ट है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता भी है और है भी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ। मैंने बहुत अच्छी एक्सपीरियंस की है चीज़ें। यहाँ का व्यू, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। तो फाइनली 29 जून का वो दिन आ ही गया जब देश भर के अन्य विभिन्न राज्यों से जो लोग आएंगे, आज वो भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और इस समय हम बालटाल में मौजूद हैं। बालटाल से सुबह 4 ही बजे यात्रा जो है वो शुरू हो गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर जो श्रद्धालु है वो अपनी सुविधा अनुसार यात्रा करेगा। आज पहले दर्शन करेंगे, कैसा लग रहा है आपको? आज मन में अपार खुशी है। सभी श्रद्धालुओं में इतना जोश, उल्लास और हर्षोल्लास है कि बम बम भोले के जयकारे लगाकर वो पवित्र गुफा के दर्शनों को जा रहे हैं। खुशी है। मैं लुधियाने से आया हूँ, पहली बार आया हूँ दर्शन करने पर, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अलग अलग मन में श्रद्धा भाव होता है। तो देखिए किस तरीके से बम बम बोले के जय घोष लगाते हुए ये जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर हमने देखा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। यहाँ पर आला अधिकारी पुलिस की हो या सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और खास अगर आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। यात्रा मार्ग बालटाल है ये, और बालटाल से यात्रा जो है वो आगे बढ़ी। जिस तरीके से हमने कहा कि घोड़े की सुविधा यहाँ पर है, पालकी की सुविधाएं यहाँ पर है और हर तरीके की सुविधा यहाँ पर है। बालटाल से आगे भी जाएंगे, दोमेल जाएंगे, दोमेल से अगले पॉइंट पर जाएंगे, आपको रास्ते में दिखाते जाएंगे। यात्रा की शुरुआत हमने आपको बताई कैसे सुबह 4 बजे यहाँ से जत्था जो है रवाना हुआ है यात्री बेस कैंप बालटाल से। और आज ही पवित्र गुफा के समस्त देशवासियों को दर्शन होंगे न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं आपको बताएंगे जल्दी वाराणसी में शुरू होने जा रहा है देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। माना जा रहा है कि रोपवे से काशी में गोदोलिया से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने में सिर्फ 16 मिनट लगेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक काशी रोपवे का सपना साकार होने जा रहा है, जिसके तहत वाराणसी में अब रोपवे से ट्रॉली चलेंगी। वाराणसी में देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट बन रहा है। पहले चरण का 70% काम लगभग पूरा भी हो गया है। जुलाई में कैंट से रथ यात्रा तक ट्रायल रन किया जाएगा। रोपवे की कुल लंबाई 3.75 किलोमीटर होगी। इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। चढ़ने उतरने के लिए 4 स्टेशन भी होंगे। इन 4 स्टेशनों में पहला कैंट रेलवे स्टेशन होगा, जहां से रोपवे शुरू हो रहा है। दूसरा विद्यापीठ, तीसरा रथ यात्रा
चौथा और अंतिम स्टेशन गदौलिया होगा। पहले चरण में कैंट से रथ यात्रा के बीच कुल 18 टावर लगाए जाने हैं। इनमें से 12 टावर खड़े हो चुके हैं। दूसरे चरण में रथ यात्रा से गदौलिया के बीच काम शुरू होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 28 टावर खड़े होंगे और 4 स्टेशन बनेंगे।